नामा सदय सिंह राणा जी ने ही कराया और वो मैं कागज भी आपको उपलब्ध करा रहा हूं। उस व्यक्ति के चरित्र से ये उजागर होता है कि व्यक्ति किस जो हमारे क्षेत्र के लोगों को ठगने का काम कर रहा है। सत्य सिंह राणा जी ने इसके खिलाफ एसएसपी कार्यालय में शिकायत कर रखी है। विद डॉक्यूमेंट उसने उनके फर्जी हस्ताक्षर करके लगभग 3 करोड़ रुपए का गबन किया है। वो भी मैं कागज आपको उपलब्ध करा रहा हूं। अभिनव जिंदल जी के साथ इसने लगभग 5 करोड़ रुपए की ठगी करी, जिसकी 420 के तहत उन्होंने वाद दायर किए हैं, वो उजागर कर रहे हैं। और बहुत सी चीजें हैं, ये मैंने आपको 3 मुख्य बिंदु बताए। क्या उसको शराब की दुकान में शराब की पेटियों का होलसेल में देने का अधिकार प्राप्त है? पहला तो प्रश्न चिन्ह है। और मैं फिर बोल रहा हूं कि सरकार उनकी, सत्ता उनकी, पुलिस उनकी, आबकारी विभाग उनका, शासन उनका, प्रशासन उनका, और मैं निर्दलीय इस क्षेत्र में मेरी धर्मपत्नी नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में चुनाव लड़ रही थी। ऐसा क्या हिमांशु बिल्लान के पास ताकत थी जो मैंने उनकी नाक के नीचे से 1500 पेटियां यहां से सप्लाई करी? और ये प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर नहीं है, ये प्रश्न जो इस देवभूमि, इस तीर्थ नगरी मुनिगिरेती ढालवाला क्षेत्र की देव भी ये वो सवालिया निशान कर रहा है। आपके आशीर्वाद से, इस देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से मेरी धर्मपत्नी नगर पालिका अध्यक्ष नीलम बिजलवान उत्तराखंड में सर्वाधिक मत प्रतिशत से विजयी हुई है। और ये हार वो लोग पचा नहीं पा रहे हैं। और आप जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, किसकी सिरपरस्ती में, किसकी रहनुमाई में ये व्यक्ति शराब की दुकान संचालित कर रहा है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस हार से बौखला गए हैं और 9 माह हो गए, अभी भी इस हार का जो गम है ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इस आंदोलन को तोड़ने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी बहन पुष्पा रावत भी 2022 में विधानसभा की प्रत्याशी रही। मेरे बड़े भाई ओम गोपाल रावत जी 2007 मतलब लगातार हमारे विधानसभा प्रत्याशी रहे और 17 में हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। मैं कांग्रेस से था, भाई साहब भाजपा से थे, बहन लड़ी। पर मैं कहता हूं हमारी राजनीतिक आपस में जब राजनीति, बड़े भाई नहीं, मैं नैननगर की बात कर रहा हूं, मैं नैननगर, सरदार सिंह पुंडीर जी मेरे बड़े भाई, वो भी चुनाव लड़े। और निश्चित रूप से चुनाव में हम लोग आमने सामने होते हैं, पर जहां क्षेत्र हित की बात आएगी, जहां समाज हित की बात आएगी, जहां देश हित की बात आएगी, जहां प्रदेश हित की बात आएगी, तो हम लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सब लोग एक मत, एकजुट, एकमुठ है। और हमारी एकता को खंडित करने के लिए, हम लोगों के बीच में दरार करने के लिए उसकी जो कुछ वर्डिंग थी, उसने एक अशोभनीय शब्द बोला है और मैं उसकी कड़ी भत्सना और कड़ी निंदा करता हूं कि उसने कहा है जातीय वो कर रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग ठीक हैं और हम लोग सर्वधर्म, मैं तो सर्वधर्म संभव को मानता हूं, वासुदेव कुटुंबकम पर विश्वास करता हूं और इस तरह की बातों का मैं सिरे से खंडन करता हूं। इस आंदोलन में सभी दल, चाहे उत्तराखंड क्रांति दल हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो स्वाभिमान मोर्चा हो, या जितने भी दल हैं, हम सब एकजुट हैं। जितने संत समाज है वो हमारे साथ हैं, मातृशक्ति हमारे साथ है। हम सब एकजुट, एकमुठ होकर जब तक ये शराब की दुकान बंद नहीं होती, हमारा ये आंदोलन जो है अनवरत जारी रहेगा। और मैं कहना चाहता हूं कि ये मोदी जी का गुरुस्थान है। यहां आप एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, सभी हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, कि ऋषिकेश में शराब की दुकान खुली थी, बार संचालित हो रहा था, पर वहां के क्षेत्रीय जनता को, आक्रोश को देखते हुए सरकार ने ऋषिकेश की दुकानें बंद करने का निर्णय लिया, ऋषिकेश में बार बंद करने का निर्णय लिया। तो क्या ऋषिकेश के लोग और हम लोग जो नैननगर विधानसभा के मुनिगिरेती ढालवाला के लोग हैं, हम लोग भी आंदोलन रहते हैं? हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? क्या टिहरी जनपद के नैननगर विधानसभा के लोग नहीं है और ऋषिकेश के लोग हैं? ऋषिकेश में जब जनता को आक्रोश सकती है तो ढालवाला के मुनिगिरी के साथ लोगों के साथ सौतेला व्यवहार सरकार क्यों कर रही है? मेरा प्रश्न इस क्षेत्रीय विधायक जी से भी है। सम्मानित विधायक जी, यदि आप मेरी बात को सुन रहे होंगे तो मैं आपको भी स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपने 2018 में भी आक्रोश देखा है और आज कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि क्यों, जब इतना आक्रोश है तो क्या आप ऐसा, इस दुकान से आपका ऐसा प्रेम क्यों है? क्यों आप इसका, क्योंकि आप वर्तमान में हमारे सूबे के काबीना मंत्री भी हैं, विधायक के साथ साथ हमारे क्षेत्र के काबीना मंत्री भी हैं। आपको ये दुकान यहाँ से हस्तांतरित करानी चाहिए। क्षेत्र में जब इतना आक्रोश है तो क्यों आपकी इस दुकान से इतना बड़ा प्रेम है? ऐसा क्या है आपका और अरविंद रणावत का ऐसा क्या रिश्ता है?
जो आप इतने सालों से जो आंदोलनरत हमारे क्षेत्र की जनता है, उनको आप बिल्कुल अनदेखी करके इस दुकान से आप कहीं ना कहीं आपका, मुझे समझ नहीं आती कि ऐसे क्या कारण है। और मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि पिछली बार जो आंदोलन हुआ उसमें साजिश के तहत बड़े भाई ओम गोपाल रावत जी का नाम हटाया गया क्योंकि उसमें इनमें, ताकि इनमें आपस में रार हो। और परसों जब आप चक्का जाम देख रहे थे, मेरी अनुपस्थिति में ओम गोपाल रावत जी का धन्यवाद करता हूं। इन्होंने वहां पुलिस में जाके बोला, भाई जब हम लोग सब लोग आंदोलन में थे तो हमारा नाम क्यों साजिश के तहत काटा गया। और एक बात और है, इन्होंने अभी एक हाई कोर्ट में रिट दाखिल की है। उस रिट में इन्होंने जो पार्टी बनाया है, मैं आपके उपलब्ध करवाता हूं। इसमें स्टेट ऑफ उत्तराखंड सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, स्टेट ऑफ उत्तराखंड मतलब जिलाधिकारी हो गए, सीनियर एसएसपी हो गए, हमारे एसएचओ हो गए, डिस्ट्रिक्ट जिला आबकारी अधिकारी हो गए, और हिमांशु बिजवाण और संदीप भंडारी, हमें इन्होंने मुख्य अभियुक्त बनाया। धारा 256 के तहत हमारे ऊपर हाई कोर्ट में इन्होंने वाद दाखिल किया। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो आंदोलन था वो खाली हिमांशु बिजवाण और संदीप भंडारी कर रहे थे? मैं सभी का सम्मान करता हूं क्योंकि हम लोग आंदोलनकारी लोग हैं, हम लोग उत्तराखंड के हितैषी लोग हैं, हम उत्तराखंड से मोहब्बत करते हैं। और जहां हमारे सभी साथी उत्तराखंड क्रांति दल के और अन्य दलों के सभी साथी उस आंदोलन में प्रतिभाग करने आए थे, अपना योगदान देने आए थे, उनका नाम क्यों हटाया गया? तो मैं फिर कहना चाहता हूं, यह भी एक साजिश है, हम लोगों की एकता में फूट डालने की एक कोशिश है। और मैं कहना चाहता हूं कि सत्यमेव जयते, कहीं ना कहीं ये कितना जालिम, कितना जुल्म करेगा, सत्ता के अधिकारियों का चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों का। तो हमारा इनकलाब जिंदाबाद है। हम लोग एकजुट एकमुठ होकर इस आंदोलन को, जब तक हम इस आगाज को अंजाम पे नहीं पहुंचा देते, तब तक हमारा यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। और मैं आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहेगा, क्योंकि आप भी इस तीर्थ नगरी क्षेत्र के जिम्मेदार नागरिक हैं। और आपसे भी एक सहयोग की अपील करना चाहता हूं कि इस जो हमारा आंदोलन है, इस तीर्थ नगरी क्षेत्र की अस्मिता की रक्षा करने के लिए, तो मैं चाहता हूं शाम के टाइम हमारे सभी समाज पत्रकार बंधु एक बार जाएं और देखें। सुबह ठेका खुलता है, लड़के तो लड़के, लड़कियां हमारे जो अभिभावक पहाड़ में जो अपना पेट काट करके OIMT आधा किलोमीटर की दूरी पे, MIT 2 किलोमीटर की दूरी पे, वहां अपने किराए के मकान में रहकर अपने बच्चों को या अपने उच्च शिक्षा के लिए भेजते हैं। और वो अपना जो खर्चा आता है, वो खर्चे में अब कटौती करके सुबह शराब की दुकान में शराब लेने के लग जाते हैं। और दुख इस बात का होता है, लड़के नहीं, अब लड़कियां भी उस लाइन पे आ गई, लड़कियां तक शराब की दुकान में आती है। तो हमारी भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तीर्थ नगरी क्षेत्र से इस शराब की दुकान को हटाने में आपका सहयोग भी अपेक्षित है। और जहां हम आप इस तीर्थ नगरी क्षेत्र की जनता के साथ हमेशा उपलब्ध रहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और एक बात, एक चीज और बोलना चाहता हूं, माफी चाहता हूं, यदि मैंने उसका कोई पैसा देना है तो कोर्ट है, वो प्रूफ करे, कोर्ट जाए और मेरे ऊपर वाद दायर करे। खाली फर्जी बात करके फेसबुक में आके सोशल मीडिया के मुझे बदनाम करने की साजिश की। और एक बात और कहना चाहूंगा कि मैं खुद अब उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा पंजीकृत करने जा रहा हूं। मानहानि का दावा कर रहा हूं, उसके ऊपर 100% मानहानि का दावा करूंगा पैसा। अब मैं आदरणीय बड़े भाई, एक सेकंड, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है पत्रकार बंधुओं। हम राजनीतिक लोग हैं और वर्तमान लोकतंत्र जो है एक ऐसे दौर पे आ चुका है कि यदि आप संघर्ष करते हो तो सत्ताएं या तो बदनाम करती है, या मुकदमे लगाती है, या प्रताड़ित करती है। आंदोलनों को तोड़ने का जो षड्यंत्र लोकतंत्र में हो रहा है, मैं इस बिंदु को आपके बीच में छूना चाहता हूं। सवाल खड़ा होता है कि ये संयुक्त संघर्ष समिति बनी क्यों? एक निर्दलीय जो सम्मानित पद पर बैठा, उसको सत्ता के इशारे पर एक ऐसा व्यक्ति आरोप लगाता है जो स्वयं सत्ता के नजदीक बैठा है, और आरोप तब लगाता है जब उसके व्यवसाय के ऊपर। राणावत, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर उत्तराखंड के अंदर लोकतंत्र है तो अभी तक उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उसने लोकतंत्र में स्वीकारा है कि मैंने 1500 पेटी शराब की बांटी है। बिंदु नंबर 1। बिंदु नंबर 2,
आबकारी विभाग ने अभी तक उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? बिंदु नंबर 3, लोकतंत्र में यदि 1500 पेटी एक निर्दलीय को देने की बात वो स्वीकार रहा है तो सुबोध उनियाल जी ने क्या हाल किया होगा? भारतीय जनता पार्टी ने क्या हाल किया होगा उत्तराखंड में? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये शराब की दुकानें लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए जबरन खोली जा रही हैं, इनको सनातन से कोई लेना देना नहीं है। इसकी पुष्टि इस बात पर हो रही है कि जो सुबोध उनियाल के सबसे नजदीक हैं वो अपनी ही भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करते हुए स्वीकार रहा है कि मैंने 1500 पेटी एक निर्दलीय प्रत्याशी को दी है। चौथी बात, वो भी नगर पालिका में मात्र, तो लोकसभा, विधानसभा और अन्य जगहों पे क्या हाल हुआ होगा ये आपके सामने यक्ष प्रश्न है। चौथी बात जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को सनातन धर्म की पार्टी कहती है, जिसका टैग है कि जहां जहां भाजपा होगी वहां सनातन धर्म का परचम लहरेगा, ये रजत जयंती मना रही है। 9 तारीख को बहुत बड़ी राजनीतिक नौटंकी करेंगे। देखिए 9 नवंबर 2000 को राज्य बना, पूरे राज्य में खुशी की लहर है, मगर कुछ यक्ष प्रश्न हैं। क्या अजेंद्र कंडारी की हत्या को जश्न के रूप में रजत जयंती में मनाया जाएगा? अंकिता हत्याकांड को इस रजत जयंती में मनाया जाएगा? नौजवान बच्चों के रोजगार बेचने को रजत जयंती के रूप में मनाया जाएगा? उत्तराखंड की संपदाओं को लूटने के लिए यह रजत जयंती मनाई जाएगी? या जिन 64 लाख लोगों का यह राज्य था जो आज 85 लाख राज्य बनने के समय पर हुए, आज 1 करोड़ 35 लाख हो गए, तो उत्तराखंड की मूल जनता के ऊपर जो जनसंख्या विस्फोट कराकर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंडियत को खतरे में डाला है, इसको लेकर रजत जयंती मना रही है। भाजपा का कोई नेता इस पर जवाब नहीं दे रहा है। हमारा यह कहना है कि जिन बुनियादी चीजों के लिए राज्य मांगा गया था उस पर पलीता भारतीय जनता पार्टी की जो लगा रही है। और राणावत का कल का बयान, उसमें एक क्लिप, छोटी सी क्लिप मैंने बड़े ध्यान से सुनी, उसमें एक व्यक्ति बोल रहा है कि हाँ, वो कह रहा है कि वो कुछ और बोल रहा है, मगर वो ये बोल रहा है कि हाँ, चुनाव तो जीतेगा इस बार हेमंत बिजलवान, यानी कि चुनाव तो जीतेगा बिजलवान को वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो इसका आदमी था और ये शराब ले जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है, लोकतंत्र में यदि इस तरीके से जनता को बदनाम कर निजी स्वार्थ में सत्ताएं अपना काम करेंगी, सत्ताधीश अगर इसी तरीके चरित्र से काम करेगा तो लोकतंत्र के लिए खतरा है। राज्य कहीं हिंसक ना हो जाए, इसके लिए भी सत्ताओं में बैठे और जो सरकारी मशीनरी है वो ये ध्यान दें कि जो इस तरीके के काम कर रहे हैं ये शांतवादियों के लिए ठीक नहीं है। आपके माध्यम से ये संदेश है और स्पष्ट है, अगर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता, अगर इनके खिलाफ वो उसी टाइम पे 1500 पेटी का मुकदमा लगा देता चुनाव के टाइम पे, तो रद्द हो जाता है इनका चुनाव। मगर बदनाम करने के लिए इनको जो आज बोल रहा है वो एक षड्यंत्र है, उसमें मंत्री का हाथ है, सत्ता का हाथ है। यदि उसका इस पर मुकदमा दर्ज नहीं होता तो ये माना जा सकता है कि भाजपा का चरित्र है। कल ही कैसे हुआ, 4-6 दिन से चल रहा आंदोलन, इससे पहले तो बोल सकता था। बिल्कुल।